Hello students, Om Shanti, welcome to all. Now I am going to discuss the numerical problem related to Faraday's law. पिछले क्लास में कुछ फार्मूला आपको मैं बताया था, फिर से एक बार रिकॉल कराने के लिए लिख रहा हूँ। एक तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट से लिखे थे W इक्वल जेड क्यू या जेड सी टी, करंट है इन एम्पियर, टी टाइम इन सेकेंड, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, W डिपोजिटेड सब्सटेंस। और नेक्स्ट फार्मूला आपका ये था आपका 96,500 कूलम ऑलवेज प्रोड्यूस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। या आपका ग्राम इक्विवेलेंट को आपको यदि इक्विवेलेंट मास लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास उसका ग्राम में लिख दीजिएगा ऑफ द सब्सटेंस। या कोई गैसेस सब्सटेंस होगा तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन क्लोरीन आप लिखेंगे 11.2 लीटर एट STP। ये फॉर क्लोरीन के लिए लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के लिए लिख सकते हैं। लेकिन आपका ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा इलेक्ट्रोलिसिस में तो आपको क्या लिखेंगे 5.6 लीटर। ये कैसे वैल्यू आया है पिछले क्लास में मैं बता चुका हूं। तो देखिए फ्रेंड, ये जेड जो है आपका बिना इसका यूज किए भी हम इसको बना सकते हैं इस फॉर्मूला से। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में हमेशा रखिए। कूलम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये अमाउंट है डिपोजिटेड सब्सटेंस। किसी भी न्यूमेरिकल में यदि W दिया है तो Q निकाल लेंगे और Q दिया है तो W निकाल लेंगे। ओके, तो ऐसे Z भी यदि आप फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे तो Z वैल्यू भी मैं कल बताया था, Z इक्वल E केमिकल इक्विवेलेंट वेट एंड 96,500 कूलम। तो अब चलते हैं, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एक एक करके। ये सारे प्रॉब्लम अभी तक आपका NCERT का लिया हुआ हूँ और ये सब 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं इसको एक बार ले लिया हूँ ताकि इससे रिलेटेड आपको पैटर्न आपको मालूम हो जाए, न्यूमेरिकल का पैटर्न कौन कौन सा है। तो पहला देखिए आपका, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। पहला क्वेश्चन है 1 मोल अल्मोनियम टू अल्मोनियम। तो आपका ये अल्मोनियम लिखते हैं 3+ यूनिट है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अल्मोनियम जमा होगा। तो ये इस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं या इससे इक्वेशन से भी कर सकते हैं। और आपको एक पता है आपका 1 मोल इलेक्ट्रॉन में यानी इसमें आपको कितने कूलम चाहिए, 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे भी लिख सकते हैं इसको। 96,500 कूलम बराबर ये 1 फैराडे हो गया। ये भी एक फार्मूला आपको जरूरत पड़ता रहेगा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन से आप देख रहे हैं क्या आ रहा है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। तो यहाँ आपका अल्मोनियम रिड्यूस होकर अल्मोनियम आया है, 1 मोल में ही पूछा जा रहा है तो यहाँ 1 मोल का ही इक्वेशन है। तो आपको अल्मोनियम से अल्मोनियम लाने में आपको इसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रहा है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का। और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होता है, 96,500। तो इस इक्वेशन में 3 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 मोल इलेक्ट्रॉन, दैट इज आप क्या लिखेंगे 96,500 कूलम इंटू 3 कर देंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में आपको 96 तो 3 मोल में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया या 3 फैराडे। तो चार्ज आप फैराडे में भी लिख सकते हैं आंसर और कूलम में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर ये हुआ वहां पर। फिर सेकेंड है 1 मोल MnO4 टू Mn2+, इसका रिडक्शन होगा MnO4 1- से आपको Mn2+ आपको कह रहा है। तो आप इस रिएक्टेंट साइड में देखिए, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +7। 11th में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आया होगा तो ये 4 2 जा 8 माइनस और उधर 1, ये उधर जाएगा +8 -1 तो +7 हो गया। तो +7 से आपको दिखा रहा है प्रोडक्ट में आपको Mn2+ 1 मोल में ही। तो +7 से +2 हो गया, मतलब कि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन किया था। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मीन्स 7 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे। तो 7 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रहा है।
तो ऐसे नहीं समझते हैं। तो बैलेंसिंग जब करते थे आप इसको क्या करते थे, MnO4 माइनस में, तो एसिडिक मीडियम में, तो ये इधर रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में Mn2 प्लस है, इसको जब बैलेंस करेंगे तो एक मैग्नीज है एक मैग्नीज है, ऑक्सीजन 4 है, तो एसिडिक मीडियम में अपोजिट साइड में 4 वाटर देते हैं और ये 8H प्लस है। फिर चार्ज बैलेंस करते हैं तो लेफ्ट साइड में 1 माइनस 1 प्लस न्यूट्रलाइज किया तो +7 बच गया, और इधर 2 प्लस राइट साइड में है, इधर 7 प्लस है, तो आपका उधर 2 प्लस है, एक्स्ट्रा कितना हुआ 5 प्लस एक्स्ट्रा हुआ, तो 5 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए, तो आपका चार्ज दोनों तरफ बैलेंस हो गया, 5 और 1 6 हो गया माइनस, और 6 प्लस न्यूट्रलाइज किया 2 प्लस बचा, उधर भी 2 प्लस। तो आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन आपको गेन कर रहा है। तो ये शॉर्टकट तरीका था, ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर दिए, इधर आपका 2 प्लस +7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। तो आपको यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 1 फैरेडे चाहिए, तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 5 फैरेडे हो जाएगा, या 5 × 96,500 कूलम हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पैटर्न में। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैरेडे। यहाँ आंसर स्पेसिफाई क्या है, फैरेडे में बताना है। इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम अल्मोनियम फ्रॉम मोल्टेन अल्मोनियम ऑक्साइड। ये अल्मोनियम ऑक्साइड है, इसको आयनाइज करेंगे मोल्टेन स्टेट में, आपको क्या मिलेगा Al3 प्लस एंड O2 माइनस, बैलेंस करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये आपको कह रहा है कि 40 ग्राम अल्मोनियम में, तो जब ये इलेक्ट्रोलिसिस जब होगा तो ये अल्मोनियम कहाँ जाएगा, कैथोड में जाएगा, जहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ 1 मोल अल्मोनियम डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि 40 ग्राम अल्मोनियम प्राप्त करने के लिए अल्मोनियम ऑक्साइड से कितने फैरेडे की जरूरत पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर वेट डाटा दिया गया 40 ग्राम। तो इक्वेशन से आप देखिए, ये आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन अल्मोनियम मीन्स क्या हो गया 27 एटॉमिक मास, तो 27 ग्राम प्राप्त करने के लिए हमको 3 फैरेडे की जरूरत पड़ रहा है। तो इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। 27 ग्राम अल्मोनियम रिक्वायर्स 3 फैरेडे, तो आपका 40 ग्राम यहाँ अल्मोनियम क्वेश्चन में दिया गया है। 40 ग्राम अल्मोनियम प्राप्त करने के लिए कितना आ जाएगा 3/27 × 40, ये इतना ग्राम फ्राइडे हो गया। ठीक है, तो 3 9 जा 27 और ये आपका 9 4 जा 36 और 4, ये इतना 4.4 ग्राम लिख सकते हैं आप, ये सॉरी फैरेडे। तो हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैरेडे दैट इज रिटेन। ये तो हुआ इक्वेशन बेस्ड सॉल्व करने का, और नहीं तो आपको मैं बताया था कि कोई भी सब्सटेंस क्यों ना हो, आपको उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट जमा करने के लिए हमको 1 फैरेडे की जरूरत पड़ता है, यानी 96,500 कूलम की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर सब्सटेंस क्या है अल्मोनियम, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट अल्मोनियम यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ अल्मोनियम कितना आएगा, इसका एटॉमिक मास 27 है, बाय 3 वैलेंसी होता है, तो 9 ग्राम लिख सकते हैं। 9 ग्राम अल्मोनियम जमा करने के लिए 1 फैरेडे की जरूरत पड़ता है, तो 40 ग्राम अल्मोनियम प्राप्त करने के लिए कितने फैरेडे की जरूरत पड़ेगा 1/9 × 40, यानी वही आपको आंसर आ जाएगा 4.4 फैरेडेज। तो या तो इस मेथड से जाइए या तो इक्वेशन लिख के आप बना सकते हैं, जो आसान लगे उसी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को इसी तरह सॉल्व कीजिए। 80 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। तो पहले इक्वेशन से ट्राई कर लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड मोल्टेन स्टेट में आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैल्शियम आयन और ये 2Cl माइनस आएगा। अब कैल्शियम 2 प्लस यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करके कैल्शियम आएगा। तो ये बैलेंस इक्वेशन इसको बता रहा है कि ये मोलर मास इसका 40 हो गया, इसमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 3 फैरेडो। तो 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए 2 फैरेडे की जरूरत पड़ता है। तो आपको 80 ग्राम जमा करने के लिए कितना चाहिए 2/40 × 80 यानी 4 फैरेडे की जरूरत पड़ेगा।
बहुत आसान है। या इसके आधार पे चलेंगे, कैल्शियम का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने के बराबर होता है? 40 इसका एटॉमिक मास है, तो इक्विवेलेंट मास 20 हो गया। तो 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होता है बाय 1 फैरेडे। तो आपका 40 ग्राम जमा करने के लिए आपको नेचुरली 2 फैरेडे की जरूरत पड़ेगा। क्लियर? जिससे आपको आसानी लगता है उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये सेकेंड पैटर्न भी हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरा पैटर्न में। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल वाटर। तो यहां भी आप बना सकते हैं शॉर्टकट तरीका में, 1 मोल ही लेंगे आप ऑक्सीजन बनाने में 1 मोल से ही। तो आपका यहाँ -2 आ रहा है, 1 मोल में आ रही है 0 आ रहा है। तो -2 से 0 हो रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मीन्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो आपका 1 मोल मीन्स 1 फैरेडे हुआ। तो आपको यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए 2 फैरेडे हो जाएगा। और ऐसे आयनाइज करके करना चाहेंगे तो ये H प्लस एंड OH माइनस हो गया। फिर तुम्हारा यहाँ पर OH माइनस आपको एनोड में जाएगा, जहाँ पर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, और आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये H प्लस हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 आएगा। ये आपका हो गया। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से कर दीजिएगा तो कैंसिल हो जाएगा लूज, नंबर ऑफ लूज एंड गेन। तो आपको यहाँ से आपको मिलेगा 4 फैरेडे हुआ आपको कितने, 2 मोल वाटर से। तो 1 मोल वाटर से 2 फैरेडे हो जाएगा। यहाँ पर 2 मोल वाटर से आपको ऑक्सीजन 1 मोल बन रहा है ना, तो आपको 1 मोल वाटर से कितना हो जाएगा, 2 फैरेडे हो जाएगा। तो ये आपको आसान है, इससे भी कर सकते हैं या तो उससे भी कर सकते हैं, जिसमें इजी लगता है आपको कर सकते हैं आप। फिर आपका नेक्स्ट है 1 मोल FeO2 Fe2O3। तो इसको कूलम में चाहिए, तो 2 फैरेडे इक्वल 2 इंटू 96,500 कूलम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर मालूम हो जाएगा। सेकेंड बी क्वेश्चन में आपका है FeO से आपका है Fe2O3। तो +2 स्टेट हुआ, ये +3 है। तो 1 मोल में देख रहे हैं कि +2 से +3 यानी 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब 1 फैरेडे, यानी एज ए कूलम में आपको क्या हो जाएगा, 96,500 कूलम हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये 3 पैटर्न का प्रॉब्लम था, NCERT का सारा क्वेश्चन था। तो अक्सर ये एक आध क्वेश्चन आते रहता है इस तीनों पैटर्न में से कोई एक, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दिया। अब आप थोड़ा सा और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक तो और न्यूमेरिकल नोट कीजिए। लिखिए एन इलेक्ट्रिक करंट of 100 ampere is passed through molten sodium chloride. An electric current passed through molten sodium chloride for 5 hours. For 5 hours. Okay? तो क्या कैलकुलेट करना है? Calculate the volume of chlorine gas. Calculate the volume of chlorine gas at STP. तो आप यहाँ पर कंपाउंड क्या है, सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं आपको क्या मिलता है, मोल्टेन में आपको वहाँ पर Na+ रहता है, Cl-। तो एट एनोड में आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 1 मोल क्लोरीन गैस आएगा। तो एट STP पे ये 22.4 लीटर होगा 1 मोल में एट STP पे। तो आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, यानी 2 फैरेडे की जरूरत है इतना प्राप्त करने के लिए। ऐसे शॉर्टकट में बताया था 1 फैरेडे में 11.2 लीटर क्लोरीन या हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन रहता है। तो आप क्या लिखते हैं, 1 फैरेडे में आपका 5.6 लीटर। तो आपको यहाँ रिलेशन आपको इक्वेशन से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए एम्पियर है और टाइम है 5 आवर। तो Q यहाँ से मालूम हो जाएगा, Q इक्वल कितना हो गया, C × T। करंट 200 है, टाइम आपको 5 आवर है,
तो आपको इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेकेंड में बदलना रहता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 आपको 36 2 0 और 1 0, इतना कुलम हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए आपको पहले भी बताया था, यदि आपको Q मालूम है तो W भी मालूम हो जाएगा, यदि गैस है तो वॉल्यूम भी मालूम हो जाएगा, या आपका W पता है या वॉल्यूम पता है तो Q मालूम हो जाएगा। तो शॉर्टकट में भी जा सकते हैं, या तो आप इक्वेशन बेस्ड में चलिए। यहाँ बता रहा है इक्वेशन में 2 फैराडे यानी 2 इंटू 96,500 कूलम प्रोड्यूस 22.4 लीटर क्लोरीन गैस एट STP। तो इतना कूलम में कितना होगा, देयरफॉर इन 3650 है यहाँ, तो कितना आ जाएगा 22.4 एंड 2 इंटू 96500 एंड 36 और 50 है, तो ये आपको लीटर में आ जाएगा आपको। और नहीं तो शॉर्टकट में आपको बताया था कि 96,500 कूलम ऑलवेज प्रोड्यूस 11.2 लीटर, ये आप रिलेशन में आप लिख चुके हैं। तो आपको यहाँ क्यू मालूम है, तो इतना कूलम में कितना होगा, वो उतना ही वैल्यू आएगा आपका। तो इसको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन छोड़ दे रहा हूं टाइम सेव करने के लिए। तो नाउ कम टू वन मोर न्यूमेरिकल्स। ये भी आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A, B, C are connected in series containing zinc sulfate, silver nitrate, copper sulfate, zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate CuSO4 respectively। ओके, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको एसटीडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, एसटीडी करंट ऑफ 5 एम्पियर is passed till is passed through them till, ये अमाउंट दिया है टाइम के जगह में 1.45 ग्राम, 1.45 ग्राम सिल्वर डिपोजिटेड एट कैथोड। एट कैथोड ऑफ सेल बी, बी में आपका है हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, कितना करंट फ्लो होगा। उसके बाद व्हाट मास ऑफ कॉपर जिंक वेयर डिपोजिटेड, what mass of copper and zinc deposited at respective electrode। ओके, तो आप इसमें आप फर्स्ट लॉ फैराडे से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे आपको 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक में आपका पहला ए में है आपका क्या लिया गया है, जिंक सल्फेट,
और बी में क्या लिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट, और सी में क्या लिया गया है, कॉपर सल्फेट। तो ये आपका सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो यहां पर स्टेडी करंट आपको दिया है, गिवन डाटा क्या है 5 एम्पियर, ठीक है। और टाइम तो क्वेश्चन मार्क है, यानी क्यू आपको जानना पड़ेगा, चूंकि फॉर्मूला है ना क्यू इक्वल सी टी। तो आपको यदि क्यू मालूम हो जाएंगे, करंट दिया है तो टाइम निकल जाएगा आपका यहां से। और एक डाटा दिया हुआ 1.45 ग्राम सिल्वर एट इलेक्ट्रोड बी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इतना आपको ये 3 डाटा दिया हुआ है। फिर आपको अमाउंट ऑफ कॉपर क्वेश्चन मार्क है और अमाउंट ऑफ जिंक क्वेश्चन मार्क है, इतना क्वेश्चन है। तो पहले मैं बोल चुका हूं कि किसी भी न्यूमेरिकल में यदि Q पता है तो W निकलेगा, W पता है तो Q, ये मूल मंत्र है, इसको ध्यान में रख लो। तो यहां पर आपका 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट हुआ है यहां पर। अब जो Q अमाउंट है वो सभी में सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया है। तो अब इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि W और Q के बीच में रिलेशन जो है उसको नोट कीजिए, और हमको Q निकालना है। तो यहाँ लिखिए 1.45 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर कितना होता है, 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिटेड बाय 96,500 कूलम। ये आपको जो फॉर्मूला बताया गया उसके आधार पे वहां लिखा गया था ना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑलवेज रिक्वायर्ड 96,500 कूलम। तो वो पहला लाइन वहां से लिख लिए, आप गिवन डाटा में निकाल दीजिए इसको। तो देयरफॉर इन 1.45 ग्राम सिल्वर से कितना आएगा, 96,500 बाई 108, और ये हो गया आपका 1.45, ये कूलम में आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कूलम में आपका ये, इसको टाइम पूछा है, इसको एज इट इज रखो, कैंसिल करने में आपको सुविधा हो जाएगा। तो ये अमाउंट हो गया 1.45 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए इतने कूलम की जरूरत है, 96,500 1.45 108। या तो आप इसको इस जो फॉर्मूला था फर्स्ट लॉ में W इक्वल जेड क्यू, तो आपको जेड नहीं मालूम है तो इसका सिल्वर का इक्विवेलेंट वो फॉर्मूला था ना, जेड इक्वल ई बाय 96,500 कूलम। तो यहाँ आप लिखेंगे, आपको ई है इसका केमिकल इक्विवेलेंट, वेट कितना है सिल्वर का 108 है, और आपको 96,500 कूलम हो गया, और W हो गया 1.45, यही आएगा आपका। तो अभी इसको यहाँ कैलकुलेट मत कीजिए, इसमें चूंकि टाइम पूछा है तो Q इक्वल सी टी होता है, और Q का वैल्यू एज इट इज यहाँ रख दीजिए आप 96,500 108 और इंटू 1.45, और करंट आपको दिया हुआ है, आपको करंट 5 एम्पियर और टाइम। तो ये आपको इसको कैलकुलेट करने में सुविधा हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। तो T इक्वल जो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आपको आवर में जब बदलेंगे या मिनट में बदलेंगे तो 14.4 मिनट आता है, 14.4 मिनट आएगा, ठीक है। और अब इसके हिसाब से आप दूसरा का भी निकाल सकते हो। तो अब ये Q जो है आपका, ये Q तो आपका सबके लिए सेम है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल A के लिए भी है और C के लिए भी सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। अब उसका W आपको जानना है तो बाकी का ऐसे ही निकाल सकते हैं, जब Q मालूम हो गया तो W मालूम हो जाएगा ये रिलेशन से। तो आपका 96,500 कूलम में अब मान लीजिए आपको लिखना चाहते हैं जिंक का, तो जिंक का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा 32.5 ग्राम। तो देयरफॉर इस कूलम में कितना आएगा 96,500 इंटू 1.45 बाय 108, कूलम में कितना आ जाएगा 32.5 बाय 96,500,
और इनटू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 96,500 1.45। अब देखो इसको कैंसिल नहीं करने से मदद मिल गया, ये एक साथ कट गया तो थोड़ा इजी हो गया कैलकुलेशन। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका इसका वेट जिंक का आता है 0.436 ग्राम आपको आएगा। सेम इसी तरह से आप कॉपर का निकाल सकते हैं, और या आप चाहते हैं सेकेंड लॉ फैराडे वाला W1/W2, यहाँ मान लीजिए सिल्वर ले लीजिए और ये आप ले लीजिए जिंक ले लीजिए, और यहाँ E सिल्वर आ जाएगा Ag और E आपका आ जाएगा Zn। ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चूंकि आपको इसमें बाकी टर्म तो पता है। हमको मान लीजिए जिंक पता करना है, सिल्वर का वेट दिया ही हुआ था 1.45 और W = Zn निकालना है, और ये केमिकल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर 108 और जिंक का आपका 32.5। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, वही आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग फैराडे लॉ से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। और कुछ न्यूमेरिकल में आएगा जहां डेंसिटी दिया रहेगा, सरफेस दिया रहेगा, सरफेस एरिया दिया रहेगा, तो और उसमें आपको थिकनेस पूछेगा। जैसे इलेक्ट्रोड में चारों ओर सब्सटेंस जमा हुआ, कलेक्ट किया, तो इसका सरफेस एरिया दिया हुआ है और इसका थिकनेस पूछेगा कितना मोटा परत तक वो जमा हुआ। तो सब वही वैसे ही कंसेप्ट से बनेगा, बस यहाँ खाली एक फार्मूला याद रखना है कि सरफेस एरिया में यदि थिकनेस आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वॉल्यूम इंडिकेट करता है, और डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो किसी न्यूमेरिकल में ये सब डाटा दिया होगा तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। मास तो दिया होगा, डेंसिटी या मास निकाल लेंगे, नहीं दिया होगा तो डेंसिटी दिया होगा, मास निकल जाएगा तो यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा। ये वैल्यू पता है, सरफेस एरिया दिया होगा तो थिकनेस निकल जाएगा। तो ये सब रिलेशन यूज होता रहेगा, तो ये सब आप देख लीजिएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और यदि आपको किसी को न्यूमेरिकल में डाउट होगा तो कमेंट में जाइए, उसमें आप क्वेश्चन डालिए और पूछिए, तो मैं फिर उसको बता दूंगा। थैंक यू।